start a new chapter or first chapter of history, that is rise of nationalism in Europe. Children, can you see the slide on your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So this is the first chapter of your class 10th history. And in this, we are going to study about the nationalism or the rise of nationalism in Europe. यूरोप में किस तरह से जो है आपका नेशनलिज्म जो था, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, उसका उदय हुआ. नेशनलिज्म क्या होता है? आपकी जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, उसका उदय कैसे हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th. सो इन दिस बच्चों, स्लाइड मैंने चेंज की, क्या आपको दिख रहा है स्लाइड ऑल Yes. अबाउट द चैप्टर? ओके. Yes, ma'am. So all about the chapter means what all we are going to study in this chapter, the important points which we are going to cover. First is the French Revolution and the idea of the nation. So French, we are going to study about the French Revolution in short in very short form, and how it created the idea of nation among the people of Europe. Then the making of nationalism in Europe, how nationalism was created in European countries. Then the age of revolutions, what all revolutions means क्रांति. क्रांति जब भी होती है, it is always for change, to bring some kind of change, बदलाव के लिए होता है. तो ये 1830 to 1840 के बीच में जो भी revolutions हुए, बदलाव हुए, वो क्यों हुए, उसके बारे में हम देखेंगे. Now the making of Germany and Italy as a unified country. See, Germany, Italy and many of the European countries, they were not a united nation. They were scattered in different parts, ruled by different princes, kings. डिफरेंट जो किंग है वो रूल क्या करते थे. जर्मनी इटली बटा हुआ था, इट वाज नॉट यूनाइटेड. सो हाउ इट बिकेम अ यूनाइटेड कंट्री, जर्मनी एंड इटली. देन विजुअलाइजिंग द नेशन. व्हाट इज अ नेशन? नेशन का कॉन्सेप्ट देखो बाद में आया है. पहले जो है ये कोई कि हम भारत के नागरिक है, या हम फ्रांस के नागरिक हैं, हम जर्मनी के नागरिक है, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था. ये आगे चल के जो है लोगों के अंदर एक भावना ये है कि ये जो भी जोग्राफिकल एरिया है, ये हमारा है, या फ्रांस का है, जर्मनी का है, इटली का है. हम इटली के लोगों से अलग है, हम जर्मनी के लोगों से अलग है, हमारा देश सबसे महान है, इटली सबसे महान है, जर्मनी सबसे महान है. तो ये जो एक फीलिंग होती है ना अपने देश को लेकर, ये धीरे धीरे किस तरह से इसका जो है origin हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, वो हम देखेंगे. बिकॉज इट वाज अ रूट कॉज ऑफ नंबर ऑफ वॉर्स इन यूरोप. ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, इसकी वजह से काफी लड़ाइयाँ हुई. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे. नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. देन हाउ नेशनलिज्म लेड टू इंपीरियलिज्म. राष्ट्रीयता की भावना की वजह से किस तरह से जो है आपका इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ. व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म मींस the practice in which a strong country captures a weak country economically and politically. जब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, जो एक बहुत ही मजबूत देश होता है, जब वो किसी भी कमजोर कंट्री को कैप्चर कर लेता है और इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली उसको कंट्रोल कर लेता है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इंपीरियलिज्म. ठीक है. जो जैसे इंग्लैंड वाज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री. इट वाज ऑल्दो ज्योग्राफिकली इंडिया वाज बिगर देन इंग्लैंड, बट इंग्लैंड में क्या था कि उनके पास बहुत उनकी जो थिंकिंग थी, इट वाज वेरी एडवांस. दे हैड एडवांस वेपन्स. और सबसे बड़ी बात थी कि वो बहुत छोटी छोटी चीजों में उनका दिमाग नहीं लगता था. जैसे इंडिया में क्या था, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, देयर वाज नो यूनिटी. बट जो आपके जो यूरोपियन लोग थे, वो बहुत एडवांस थे अपनी सोच में. ठीक है. वो बहुत लंबा सोचते थे, बहुत ही ओपन माइंडेड थे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दे यूज्ड टू बिलीव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो दे स्टार्टेड इंपीरियलिज्म टू सपोर्ट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. जैसे इंग्लैंड को लगा हम तो इंग्लैंड के जो है नागरिक है, हम इंग्लैंड के हैं, तो इंग्लैंड सबसे एक महान देश होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में. तो इंग्लिश पीपल दे स्टार्टेड कैप्चरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Similarly, Pondicherry, this Portugal, France, all these countries, they were involved in a rat race. एक चूहे की रेस होती है ना, कि हमें इस पे कैप्चर करना है, हमें इस कंट्री पे. सो ऑल दिस कंट्री वाज इन्वॉल्वड इन द स्पेशली इन एशियाटिक एंड अफ्रीकन कंट्रीज टू कैप्चर डिफरेंट कंट्रीज टू टेक आउट देयर रॉ मटेरियल. कच्चा माल लेके वहां से जाना था उन्हें, ताकि अपने देश को वो स्ट्रॉन्ग कर सकें. क्यों? क्योंकि वो अपने देश से होता नहीं कि नेशनलिज्म की फीलिंग. अब हम चाहेंगे कि हमारा इंडिया स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है. और अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते तो क्या कर सकते थे, हम दूसरे देशों पे कब्जा कर लेते. उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ. तो इस तरह से कहा था, जब लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई है, तो लोगों ने क्या किया, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर जो है कैप्चर, उन्होंने अपनी महानता दिखाने के लिए, उनको लगा कि अगर हम दूसरे देश को कैप्चर कर लेंगे तो उतना ही हमारा जो देश है वो दुनिया भर में फेमस हो जाएगा, उतना महान माना जाएगा. तो आज भी हम इंग्लैंड को बहुत महान मानते ही हैं, वैसे भी बहुत पावरफुल मानते हैं, बिकॉज इट कैप्चर्ड मोर देन 200-300 नेशंस ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड.
This is known as imperialism. I'm not getting the word, Hindi word. बहुत उपराजवाद कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड है imperialism के लिए. So imperialism प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि नेशनलिज्म की आफ्टर imperialism जो है स्टार्ट हुआ. Now rise of nationalism in Europe. How in different countries of the world, अब जैसे फ्रांस के लोगों को लगा हम फ्रेंच हैं, जर्मनी के लोगों को लगा हम जर्मन हैं, तो हमारा देश आगे होना चाहिए. तो ये जो फीलिंग होती है ना नेशनलिज्म की, राष्ट्रीयता की फीलिंग, लाइक हमें जो है एक फीलिंग होती है हमारे अंदर, वी आर इंडियंस, सो वी हैव टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज द लव, फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर आवर कंट्री. दिस इज नोन एज नेशनलिज्म. हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे राष्ट्रीय हमारे उस समय के लोग थे, उनको कितना प्यार था हमारे देश से. तभी तो वो अंग्रेजों ब्रिटिशर्स से, दे फॉट विद द ब्रिटिशर्स टू मेक इंडिया फ्री. ऑलराइट. So how this feeling started in Europe, India में तो बाद में आया ये, but how it started in feeling of nationalism started in Europe, because at that time no country was united, whether it was Germany, Italy, France, no was united. Later on the process of unification of different countries started, and now how it happened. Here you can see in 1848, Frederick Soryu, you can underline this point. In 1848, Frederick Soryu, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world map of a democratic and social republics, as he called them. So Frederick Soryu, he was a French artist, he was a very great painter, और he prepared a series of 4 paintings. उसने 4 paintings जो है prints बनाया, और उसने एक वर्ल्ड का एक नक्शा बनाया कि मतलब वर्ल्ड कैसा होगा विद डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जो है उसमें लोग होंगे, मतलब गवर्नमेंट होगी. द फर्स्ट प्रिंट of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. देखती हूँ ये वाला फोटो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है. वेट, हाँ ये फोटो है, इन्हीं की ये बात कर रहे हैं. तो ये फ्रेडरिक सोरोई ने बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये स्टैचू ऑफ, यही है फोटो, और तो कोई है नहीं. अपनी बुक में भी एक बार रेफर कर लेना. स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो इसी को माना गया है ना. सो दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इसमें जो है अमेरिका के जो लोग हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जो है मार्च कर रहे हैं. और इसमें क्या लिखा गया है, the people of Europe and America, अमेरिका के जो people of America and Europe, both men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. So they are paying homage. Homage means they are paying respect to the Statue of Liberty. All people of Europe and America, also men and women of all ages and social class. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. So who was Statue of Liberty, male or female? Have you ever seen a picture of a Statue of Liberty somewhere? What gender she represents? It looks like it's a woman. Yes. So she represents a woman, a lady. So female character. ऑलराइट. बेसिकली शी इज ए फीमेल. जैसे हम लोग इंडिया में क्या मानते हैं, भारत माता कहते हैं, ऑलराइट, मदर इंडिया. सो इंडिया को हमने एज रिप्रेजेंट किया है एक फिगर से, एक फीमेल फिगर से, हु इज वेरी पावरफुल, एंड वी पे रिस्पेक्ट टू आवर भारत माता. तो हमने एक देश को जो है एक हमने अपने दिमाग में बना लिया कि हमारा जो कंट्री है, हमने ये नहीं कहा कि इंडिया हमारे फादर हैं तो इंडिया जो है उनको किसी मेल फिगर से कर दिया है. तो हमने यहाँ पे, क्योंकि हम बिकॉज वी पे मोर रिस्पेक्ट टू द वुमेन, सो वी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव कंपेयर्ड रिकॉग्नाइज देयर कंट्री विद द फीमेल कैरेक्टर. So here also, Statue of Liberty was gifted by France to America as a symbol of their friendship. All right. So they were very good friends. एंड इनफैक्ट इंग्लैंड जो था उसने अमेरिका को कैप्चर कर रखा था, अमेरिका के ऊपर उसने कब्जा किया था, और उसको वहां से हटाने में जो है फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज फ्रेंच आर्मी वाज मोर पावरफुल. ये हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो आज से बहुत साल, 500 साल पहले. तो उस समय क्या था, अमेरिका जो है इट वाज अ डेवलपिंग कंट्री, बट बहुत डेवलप नहीं था, क्योंकि पुराने जमाने में इतना कोई हथियार किसी के पास नहीं थे. बट फ्रांस वाज वेरी मच डेवलप, उसकी आर्मी. सो दे यूनाइटेड विद द अमेरिका, अमेरिकन आर्मी, एंड दे डिफीटेड इंग्लैंड. और इंग्लैंड जो था, आप सोचो कि इंग्लैंड कैसा देश होगा इतना पावरफुल कि उसने अमेरिका तक पे रूल किया हुआ है.
उस समय के लिए भले ही किया था। सो वो जो अमेरिका को छोड़कर वो चले गए इंग्लिश पीपल। सो उनके बीच बहुत अच्छी दोस्त फ्रेंडशिप हो गई। एंड एज ए मार्क ऑफ फ्रेंडशिप ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है अमेरिका में, वो फ्रांस ने ही बना के अमेरिका को दिया है, और आज अमेरिका उसी को अपना जो है मेन सिंबल मानता है। सो बेसिकली करने का मतलब क्या, स्टेचू ऑफ लिबर्टी इज अ सिंबल ऑफ एक आपका फ्रेंडशिप का भी सिंबल है, ऊपर से वो अमेरिका का भी एक होता है ना, एक वो अपना मानते हैं कि मतलब काफी रिस्पेक्ट पे करते हैं। देन जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, शी होल्ड्स अ टॉर्च इन वन हैंड्स, इन एक उनके हाथ में एक टॉर्च है जो कि एक एनलाइटमेंट का एक प्रतीक है। व्हाट इज एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट मींस सुप्रीम नॉलेज, कि ये जो लेडी है, शी हैज सुप्रीम नॉलेज, शी इज एनलाइटेड, लाइक महात्मा बुद्ध, ही वाज एनलाइटेड पर्सन बिकॉज ही हैड सुप्रीम नॉलेज, ही नोज एवरीथिंग। एंड इन वन हैंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। एंड उनके दूसरे हाथ में क्या है, आपने अभी पिक्चर देखी है, देखो एक हाथ में उनके जो है टॉर्च है, और ये सिंबल है इनके, और एक ये जो हाथ में इनके क्या है, एक वो होता है पेपर है ना, जो चार्टर ऑफ मैन है। चार्टर ऑफ मैन मतलब जैसे हमारे इंडिया में मौलिक अधिकार होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को दिए गए नागरिकों को, उसी तरह से अमेरिका को लोगों को जो अधिकार दिया है उनके संविधान ने, उसको चार्टर ऑफ राइट्स कहा जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उन्हीं से हमने इनफैक्ट वी हैव बोरोड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अमेरिका ओनली। Now, right on the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. Now, आप इनके आसपास जो भी ये सब है, ये चिथड़े उड़े हुए, मतलब ये सब जो वेस्ट आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं इंस्टीट्यूशंस, मींस जो डिक्टेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको वो शैटर्ड हो चुके हैं, वो मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो भी अपनी मनमानी करने वाले लोग थे, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, जो लोगों को पे अपना मतलब उन्हें दबा के रखते थे, उन्हें एक्सपर्ट करते थे, उनका उन्हें हटा दिया गया है। इन सोरियूज उटोपियन, मतलब ये देखो, ये रियलिटी नहीं है। ही हैज मेड अ पेंटिंग, ही वांटेड दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड in which Statue of Liberty is she's the main ideal lady, and who is followed by the people of America and Europe. In Soryu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. Now here you can see कि people of different countries are paying homage to the Statue of Liberty. Different countries, आप देखिए यहाँ पे different flags you can see here. पूरा एक रेल लगी हुई है, पूरा पीछे तक आपकी एक रेल लगी हुई है, और डिफरेंट कंट्रीज में जो है अपना वो पे कर रही हैं। Leading the procession, the way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. ठीक है, इसमें सबसे आगे यूएस है और स्विट्जरलैंड है, बिकॉज उस समय वो नेशन बन चुका था, मतलब वो पूरी तरह से यूनाइट हो चुका था। France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. दिख रहा है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, ये कह रहे हैं कि ये फ्रांस का जो है झंडा है, क्योंकि अभी फ्रांस जो है वो पूरी तरह से एक नेशन स्टेट नहीं बना है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, जर्मनी भी है उसके पीछे। देन इंटरेस्टिंगली, एट द टाइम व्हेन Soryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. Now, according to Soryu, the time when he made this painting, at that time Germany was not a united nation. अभी वो यूनाइटेड नेशन बनने की जो है रास्ते में है, और उसको उम्मीद है। तो वो जो फ्लैग कैरी करके जा रहे हैं, दैट फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ होप दैट इन फ्यूचर they will be united together, all the people, German speaking principalities, all the देखो एग्जांपल मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। when India got freedom, at that time only there was 14 states and there was number of princely states in India. छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिया डिवाइडेड था, जिसमें किंग का रूल होता था, मतलब कि प्रिंसेस होते हैं ना, जैसे आपका ग्वालियर है, या फिर निजाम ऑफ हैदराबाद, या जूनागढ़ ऑफ गुजरात, जम्मू कश्मीर में आपके अलग किंग का रूल था। तो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। Similarly, Germany and Italy and many of the other European countries, they were also divided into number of principalities. Princes means they were king's rule. They were not united together. People were speaking German language only because ये जो जर्मन राज्य है या फ्रेंच, तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे ये पूरा देश बना हुआ है। उसमें जो लोग रहते हैं वो जर्मन बोलते हैं, जो फ्रांस में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। सो ये प्रिंसिपैलिटीज जो हैं, दे वर नॉट यूनाइटेड, दे वर इंडिपेंडेंट किंगडम्स, इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे जर्मनी में, एंड वहाँ पे लोग जर्मन बोलते थे, बट उनके किंग अलग थे।
और वो पूरा जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ था उस टाइम। सो मेन टास्क वहाँ के लोगों का ये था कि जो जर्मनी है, वी हैव टू यूनाइट जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज एज ए नेशन स्टेट, एंड दे शुड हैव अ कॉमन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। एक सरकार, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने काफी आगे काम किया। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। मतलब जो भी रशिया के डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज, बिग कंट्रीज सब थे, वो पीछे आ रहे थे। फ्रॉम द हेवन अबव, क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल्स gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. Now in the picture you can see that the number of angels, they are moving, you know, ये क्या है, पता नहीं क्या लिखा, fraternity। हाँ, fraternity मीन्स क्या होता है, ब्रदरहुड। ये जितने भी एंजल्स हैं, ये आसमान से ऊपर से देख रहे हैं इस चीज को, और इसका मतलब क्या है कि ये सब जो है चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज है उनमें एक भाईचारा रहे और सब आपस में मिलजुल कर रहें। ठीक है, तो ये मतलब आपका पिक्चर का पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियू इन फिगर 1। ठीक है, सो बेसिकली जो है मैंने आपको ये पूरा पिक्चर डिस्क्राइब कर दिया। अब आप सोच सकते हैं, जैसे राजा रवि वर्मा थे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में, और भी हमारे जो पेंटर्स थे, दे हैव आल्सो मेड पेंटिंग्स लाइक दिस। एट दैट टाइम वी वर नॉट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, सो दे उन्होंने फ्यूचर एक देखते हुए कि हमारा जब इंडिया आजाद होगा तो हमारी भारत माता, उन्होंने एक ना भारत माता का एक पिक्चर बनाया, पेंटिंग बनाई, और उसमें भारत माता को दिखाया किस तरह से। तो वो ऐसी पेंटिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। तो उसमें जो है इंडिया को एज ए भारत माता दिखाया गया है। तो ऐसे जो, क्योंकि उस समय जो पेंटर्स थे वो अपनी कि हम जब एक नेशन स्टेट बनेंगे तो हमारा देश ऐसा होगा, तो इस तरह की चीजें सोचते रहते थे और वो अपना पेंटिंग में उसको शो करते थे, और इससे लोग भी इन्फ्लुएंस होते थे। डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as the force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. तो बेसिकली इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि हाउ नेशन स्टेट्स वर क्रिएटेड इन यूरोपियन कंट्रीज। The concept and practices of modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. मतलब यूरोप में ये बहुत समय से एक हो रहा था, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था कि जो भी आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं या डिफरेंट स्मॉल टेरिटरीज में जो भी आपके एरियाज डिवाइडेड है, उनको जो है एक साथ यूनाइट करके एक सेपरेट जो है उसको यूनिटी प्रोवाइड की जाए और सेपरेट नेशन स्टेट को डेवलप किया जाए। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. But nation state क्या होना चाहिए? Nation state means एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री जिसमें जो मेजोरिटी ऑफ जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, और जो वहाँ पे रूल करने वाले रूलर्स हैं, उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए कॉमन आइडेंटिटी की, कि हम एक देश के नागरिक हैं। उन्हें अपने देश से अफेक्शन होना चाहिए, आइडेंटिटी, एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, और उनकी जो हिस्ट्री है वो एक जैसी होनी चाहिए। दे शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। देखो जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज आपको मिलेंगी ना, उनमें एकता, जैसे हम इंडिया के लोग हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा जो ओरिजिन है हमारे लोगों का, वो एक है। हम लोग कहीं ना कहीं जहां से भी हम लोग आए हैं, कहीं से भी हम माइग्रेट होके आए, तो हम लोग एक जैसे हैं देखने में। चाइनीज जो है उनका ओरिजिन एक जैसा है, वो जहां से भी उनका ओरिजिन हुआ है, जहां से भी वो आए हैं, वो एक जैसे लोग लगते हैं, उनकी हिस्ट्री एक जैसी है और उनकी में आइडेंटिटी एक जैसी है। अमेरिका, जर्मनी, तो कोई भी नेशन हमारा एक देश में हम निग्रोस को भर दें, वाइट्स को भर दें, एशियन कंट्रीज के लोगों को भर दें, तो वो उसमें एज ए नेशन स्टेट उसमें फीलिंग डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबकी जो हिस्ट्री है, कल्चर है, और जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है वी आर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीपल। हमारा जो एक इतिहास है, जो हमारा वैदिक कल्चर है, वो दैट इज डिफरेंट। जो आपको पता है इंडिया हैज सबसे पुराना जो है, ओल्डेस्ट हमारी जो हमारा सिविलाइजेशन है, हमारी हिस्ट्री है, इतना पुराना वैदिक कल्चर और किसी देश का नहीं है। स्पेशली जैसे चाइना का बहुत पुराना है, इंडिया का है, एशियन कंट्रीज जो है वो काफी पुराना उनका बैकग्राउंड कल्चर है। ऑल्दो हमने उस पर ज्यादा काम नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर बैकवर्ड, we are not as much developed, but we this Chinese civilization, then our this Indus Valley civilization, Mesopotamia civilization, Iran Iraq का जो civilization है, तो we are the oldest civilizations in the world, but because of our narrow mindedness,
जो हमारा छोटी सोच थी हमारी, और उस पे हमने मतलब हमने अपने एशियंट जो हमारी धरोहर थी उसके हमने कोई काम नहीं किया, और हमने जो पेटी जो चीजें होती है उसके ऊपर हमने करके जो अपनी पूरे चीजों को बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया आपस में लड़ झगड़ के। और वहीं यूरोपियन जो यूरोप है उसका कोई बहुत पुराना कल्चर नहीं है, ना उनका पुराना कोई हिस्ट्री है, वो सब माइग्रेट होकर इधर उधर से वो उनका देश बना हुआ है, लेकिन वो दिमाग से बहुत तेज थे, देवर ऊपर बहुत शार्प माइंडेड थे, दूर का सोचते थे और आपस में छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़े नहीं, तो इसलिए आज वो डेवलप कंट्री है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। तो एक देश में जो एक देश की भावना उत्पन्न होती है लोगों में, वो ऐसी नहीं हो जाती है, वो होता है स्ट्रगल देके। जैसे हमारी इंडिया, मेरे को मैं हर चीज इंडिया से कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ कि आपके लिए समझना इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लाइक वी एज ए इंडियन, we develop the feeling of oneness when we see our nationalist leaders like Mahatma Gandhi, revolutionaries like Bhagat Singh। जब हम इनको देखते हैं उस समय भी के जो लोग होंगे या आज के समय, तब हमारे अंदर एक यूनिटी की फीलिंग डेवलप होती है। जब हम उस तरह के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं, जब उस समय के लोग स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए होंगे, है ना, जैसे महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया या फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, तो उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हुए होंगे तब उन्हें लगा होगा कि स्ट्रगल देखकर कि भाई ये तो अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उससे हमें कॉमननेस की फीलिंग डेवलप होती है और हमारे देश के प्रति हमारा जो है एक डेवलप होता है कि हाँ ये हमारी कंट्री है, और इतने लोग जब उसके लिए हमारी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी उसके लिए काम करना है। तो इससे हमारे देश के लिए एक फीलिंग जो है डेवलप होती है। तो इसी तरह से यूरोप में धीरे धीरे करके जो है नेशन स्टेट की फीलिंग डेवलप हो रही थी। तो आपको समझ में आ चुका होगा बेसिकली जो है इस चैप्टर में क्या है कि आपके जो यूरोपियन कंट्रीज थे, दे वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, बट लेटर ऑन दे वर यूनाइटेड टुगेदर विद डिफरेंट विद लॉट ऑफ स्ट्रगल में झेलना पड़ा तब जाके। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है बेटा मेरी? अच्छा, कहीं नो कहीं क्या माई आपका है। नेटवर्क वीक हो गया हो तो इसलिए बच्चों को आवाज ना आ रही हो। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वैसे भी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो यू कैन लिसन फ्रॉम दैट ऑल्सो। और वेट, अभी आ जाएगा आवाज आपको। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। Now, how French Revolution it enhanced the idea of nation among the people of Europe. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. ठीक है, जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है। हम बीच बीच में भी अच्छा, दिए। कोई बात नहीं, आप सुनते रहो, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप कुछ कर नहीं सकते ना, क्या पता आपकी तरफ नेटवर्क में, क्योंकि मेरे यहाँ पे नेटवर्क देखो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। सो 1789 जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, उस समय जो है यूरोप के और देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। फ्रांस वाज अ फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। सो फ्रांस जो था एक पूरा एक यूनाइटेड टेरिटोरियल स्टेट था, और उसको रूल कौन कर रहा था? किंग कर रहा था। आपने जो 9th में पढ़ाई होगा। लेकिन आगे चल के वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एंड किंग रूल ऑफ किंग लुइस 16 इट वाज एंडेड इन France. So French Revolution gave way to the political and constitutional changes that led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. So what was the result of French Revolution? आपको पता ही होगा कि French Revolution के बाद क्या हुआ था कि all the political and constitutional changes were brought and power was transferred from the king to the government, to the elected government, democratic elected government, and French became a sovereign country. तो एक ये जो था डेमोक्रेसी है, सॉवरेंटी है, देन रिपब्लिक, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. And जो रेवोल्यूशन था उससे लोगों को समझ में आया कि किसी भी देश का जो है फ्यूचर वो वहाँ की पब्लिक जो होती है, नागरिक जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर पब्लिक सही है तो उस देश का फ्यूचर अच्छा होगा। The French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. So लोगों में देखो, बेसिकली हमें ये समझना है कि लोगों में उस समय जो है राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, तो उसे ही इंक्रीज करने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, उन्होंने काफी काम किया, और जो है ताकि लोगों के अंदर जो है एक फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो सके। कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर डेवलप हो सके और लोग अपने आप को जो है फ्रांस का नागरिक समझे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल 1789, ये तो आपने पढ़ा ही था। इस तरह से जो है बेस्टाइल जो किला था उसको फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया था, बिकॉज इट वाज मार्क ऑफ द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्या था उसका जो रूल था, एब्सोल्यूट रूल ऑफ द किंग।
क्योंकि जो जितने भी प्रिजनर्स होते थे किंग लाके उनको यहीं पर बंद कर देता था इसी बेस्टाइल के किले में। तो इसको बेस्टाइल के किले को उन्होंने 1789 में ध्वस्त कर दिया गया। नाउ चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1789। द आइडिया ऑफ अब ये बता रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है फ्रांस में क्या क्या बदलाव आए। द आइडियाज ऑफ अ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ली सिटियन द सिटीजन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under the constitution। अब फ्रांस में जो है ला पैट्री मतलब जैसे हम लोग अपने भारत माता कहते हैं ना, तो फ्रांस में वो फादर कहते हैं, द फादरलैंड। जब हम लोग मदरलैंड कहते हैं ना, वो फादरलैंड कहते हैं फ्रांस। तो उनके वर्ड में क्या कहा जाता है, ला पैट्री। एंड ली सिटोयन मतलब क्या होता है, सिटीजन। नागरिक का कॉन्सेप्ट उस समय पहली बार आया। इससे पहले नागरिक होना, सिटीजन क्या है, एक देश की नागरिक, सिटीजन, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ली सिटोयन मीन्स द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। emphasize the notion of a united community, so citizens and the la patrie, ये जो terms है ये coin किए गए to show the united community of French France who were under a common कॉन्स्टिट्यूशन की। जो फ्रांस है वहां पे एक कॉमन संविधान है, और जो लोग हैं वो सिटीजन है फ्रांस के, और हमारा जो फ्रांस है वो फादरलैंड है जिसको ला पैट्री कहा गया। देन अ न्यू फ्लैग वाज क्रिएटेड फॉर फ्रांस। द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। सो एक स्टेट्स जनरल क्रिएट हुआ। होता ना, से संविधान बनता है तो नई पार्लियामेंट स्टैब्लिश होती है, इसी तरह से जो है आपके स्टैब्लिश किए गए। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। तो स्टेट्स जनरल का नाम हटा के, आपने स्टेट्स जनरल पढ़ा होगा वहां पे 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन में, किस तरह से जो है उसमें आपके जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो एंटर नहीं कर सकते थे। सारी की सारी पावर नोबल्स एंड जो प्रीस्ट थे उनके पास थी, क्लर्जी के पास। सो स्टेट जनरल को उन्होंने नाम वापस उसका चेंज करके रिनेम कर दिया एज नेशनल असेंबली। Then new hymns were composed, oath taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। तो जो लोगों ने भी अपनी जान दी थी उनको मार्टियर्स का नाम देके उनको दफनाया गया। और जैसे लोगों ने जो है ओथ ली, शपथ ली कि हम लोग फ्रांस के नागरिक हैं और एक मिलजुल कर रहेंगे। देन हिम्स क्रिएट किए गए, जैसे हमारे इंडिया में भी तो क्रिएट किए गए थे ना, वंदे मातरम या फिर जनगण मनगण, अपनी कंट्री की नेशनलिज्म को जो है सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे वहां पर भी जो है क्रिएट किए गए। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens। और एक centralized administrative system बना, जो भी काम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो एक यूनिफॉर्म उसमें बनाया गया, यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, और एक पूरा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। और फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज मतलब कि एक सिस्टम पूरा कानून का बनाया गया और वही पूरा कानून पूरे फ्रांस में लागू किया गया। लाइक इंडिया में भी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इट मींस सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट। सिमिलरली in France also uniform law was formulated which applied to all citizens of the France। तो ये कुछ बदलाव किए गए थे आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of ways and measures was adopted। ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा। मतलब इन्होंने व्यापार में थोड़ा सा आसानी कर दी। कस्टम ड्यूटी थी उसको हटा दिया, है ना, जब व्यापार करते तो कस्टम ड्यूटी लगती है, इंटरनेशनल और ड्यूज लगते हैं, इन सबको हटा दिया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच और जो भी छोटी छोटी लैंग्वेजेस थी उनको हटा के सबको ये नागरिकों को कहा गया कि आपको सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी है। फ्रेंच आप लैंग्वेज बोलेंगे तभी आपके अंदर एक यूनिटी की आइडेंटिटी जो है फीलिंग डेवलप हो पाएगी। तो ये सारे बदलाव किए गए फ्रांस में, मतलब काफी सारे चेंजेस आए ताकि लोगों के अंदर जो है यूनिटी की फीलिंग डेवलप हो सके। यूनिफॉर्म सिविल लॉ, then centralized administrative system, then single language that is French was encouraged, then States General was renamed as National Assembly, then new flag was created, then France was recognized as La Patrie means fatherland, and citizens were recognized as Les Citoyens means citizens of France। So these were the important changes। I think somebody's mic is on. Please switch off your mic। Now next is impact on other European nations। So what was the impact on all these changes which were brought in France? उसका दूसरे यूरोप के देशों में क्या, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था एंड ऑल दिस जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, these were the changes in Europe।
राजा का किंग का रूल खत्म हो गया, डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश हो गई। अब इसके बाद इतने बदलाव के बाद जो है उसके जो आसपास की कंट्रीज थी यूरोप की, उनके ऊपर भी तो कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। तो जैसे ही ये न्यूज फ्रेंच रेवोल्यूशन की फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया है, इसकी न्यूज डिफरेंट कंट्रीज में पहुंची, तो लोगों ने क्या किया, जो है अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया। जो स्टूडेंट्स थे डिफरेंट कंट्रीज में, उन्होंने अपना जैकोबियन क्लब बनाना शुरू कर दिया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s. In 1797, Napoleon invaded Italy and Napoleonic Wars began. अब देखो यहाँ पे नेपोलियन आ गया 1797 में। नेपोलियन जो था, अब देखो जब फ्रांस स्ट्रांग हो गया ना, तो उसने मालूम है क्या किया, जैसे फ्रांस जो है काफी स्ट्रांग हो गया, उसने अपने आसपास के देशों पे अपनी आर्मी भेज दी उन पे अटैक करने के लिए, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली पर। और फिर उसमें नेपोलियन आया 1797 में, उसने क्या किया, इटली के ऊपर, सॉरी फ्रांस फ्रांस की बात करी, जर्मनी नहीं, फ्रांस जब स्ट्रांग हो गया तो नेपोलियन जो था उसने क्या किया, इटली पे अटैक कर दिया। एंड फिर वहां से नेपोलियनिक वॉर्स, आपने नेपोलियन का नाम आई थिंक सुना होगा, काफी फेमस रूलर था वो। उसने काफी यूरोप के देशों पे कैप्चर किया था, उसका एम था कि वो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर ले। अब वाइड टेरिटरी केम अंडर नेपोलियंस कंट्रोल एंड इंट्रोड्यूस मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो जो जहां जहां जिन एरियाज में भी नेपोलियन ने कैप्चर किया, उसको अपने कब्जे में लिया, जिन देशों को भी, वहां पे उसने वही चीजें इंप्लीमेंट की जो फ्रांस में थी, क्योंकि बिकॉज ही वॉज ए फ्रेंच रूलर, तो वहां पे जो इम्प्लीमेंट हो रखा था उसने फ्रांस में भी वही जो है आपके रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मतलब जहां भी इटली था या फिर हॉलैंड, बेल्जियम, जहां जहां उसने कैप्चर किया, वहां पे वही चीजें इंप्लीमेंट कर दी। Although Napoleon had destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी फ्रांस में, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के नेपोलियन जो है वहां का रूलर बन गया था। तो उसने मतलब डेमोक्रेसी को तो वहां पे काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था नेपोलियन ने, बट नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छा काम किया। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो भी मतलब कामकाज थे फ्रांस में, जो उनका गवर्नेंस का सिस्टम था, उसको काफी बेहतर बना दिया था उसने, मतलब काफी रेशनल बना दिया था एंड एफिशिएंट बना दिया था। सो नेपोलियन इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ 1804। तो फर्स्ट टाइम नेपोलियन जो एक ऐसा रूलर था जिसने, था तो वो डिक्टेटर, बट ही उसने काफी मतलब जैसे एक सरकार काम करती ना, वैसे उसने ही ब्रॉट मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन फ्रांस विच वाज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम, विच आर वेरी रेशनल। एंड रेशनल क्या होता है, जो कि मतलब काफी जो कि जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जो रियलिटी में फ्रूटफुल होता है। एंड इट वाज एफिशिएंट आल्सो। द सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आया, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। देन ही ब्रॉट सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। अभी नेपोलियनिक कोड क्या है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। सी हिस्ट्री इज ए वेरी vague type, nothing is given so very much systematic in your books. That's why I'm teaching from like PPT. So you have to understand what all I started here. First of all, we studied about the Frederick Soloy because it can come in your examination, that who was the famous painter and what he depicted in his picture. So you should know that he depicted in his famous painting, he was Italian, I think he was Italian, and he painted a painting in which it was a vision of European countries, in which there was this Statue of Liberty, which depicted a female figure, and in her one hand was a torch, which was synonym of enlightenment, and in her other hand was charter of human rights, human rights declaration का पूरा charter था. And there was a long trail of people of different countries, they were holding their flags, and सबसे आगे अमेरिका था, then France, then Italy, Germany, all people they were following this trail, and they were paying homage to Statue of Liberty. And on the upper side you can see the angels were flying. It means that they were showing the symbol of fraternity, that all the countries of the world should live harmoniously with brotherhood. Then we studied about the French Revolution, how French, what was the result of French Revolution in France, like establishment of National Assembly. Then जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई थी, किस तरह से वहाँ पे सिटीजन है, ला पैट्री है, then
ये सब कॉन्सेप्ट आए। देन फ्रेंच को वहाँ का नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया कि सबको फ्रेंच बोलनी है ताकि यूनिटी लोगों में मेंटेन हो सके। छोटी छोटी लैंग्वेजेस को वहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया। देन किस तरह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है पूरे सॉवरेंटी सब चीज़ें स्टैब्लिश हुई। बट वहाँ पे नेपोलियन आया, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी जो है डिस्ट्रॉय की फ्रांस में, एंड ही बिकेम द रूलर एंड ही स्टार्टेड कैप्चरिंग द countries in Europe. But like he captured, he attacked on Holland, Belgium, Switzerland, Italy, and wherever he went, he also he implemented the same system of governance and administration which was followed in the France. Then he introduced the civil code of 1804 known as Napoleonic Code, which we will study in the next chapter. So ये आपको इतना पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप रीडिंग इसकी कर लीजिएगा। If anybody wants to ask something, you can ask me right now if there is any doubt. पूछना कुछ चाहते हो आप कुछ? Okay, now I will take your attendance.